हिंदी में अंग्रेजी कहते हैं, इंग्लिश जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी कहते हैं। सबसे पहले ना इसको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बाबू, कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। देखिए मैथ्स जो होता है ना, ये एक सब्जेक्ट होता है, ये लैंग्वेज नहीं होता है। आप मैथ्स में किसी से बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश जो होता है ये सब्जेक्ट होने के साथ साथ यह एक लैंग्वेज भी होता है। सब्जेक्ट होने के साथ साथ ये क्या होता है, एक लैंग्वेज भी होता है, ठीक है। जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट भी है और साथ ही साथ क्या है, लैंग्वेज है। अच्छा, लैंग्वेज मीन्स क्या होता है बाबू, भाषा, और सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, विषय। तो इंग्लिश में पहला तो हम लोग बुक्स का अध्ययन करते हैं। किसका? बुक्स का। इंग्लिश में जो भी बुक आप पढ़ते हैं ना उसको लिटरेचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिटरेचर कहा जाता है। जैसे आप अगर क्लास 9th में हैं तो 9th में आपको जो है पैनोरमा पार्ट 1 पढ़ना है और 10th में पैनोरमा पार्ट 2 पढ़ना है। उसी तरह 11th में जब आप जाएंगे तो 11th क्लास में आपको जो है रेनबो पार्ट 1 पढ़ना होता है और 12th में जाएंगे तो उसमें रेनबो पार्ट 2 पढ़ना होता है। रेनबो पार्ट 1 और रेनबो पार्ट 2 11th और 12th में पढ़ना होता है। तो जितना भी आप बुक्स पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिटरेचर। जितना आप बुक्स पढ़ते हैं, कोई भी बुक जो होता है वो ना, कोई भी बुक जो होता है वो दो भागों में बटा होता है। कितने भागों में? दो भागों में बटा होता है। आप कोई भी बुक पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल के लिए एक बुक ले लिए, ठीक है। तो यह जो बुक देख रहे हैं ना, जैसे इसका नाम क्या है, रेनबो पार्ट 2। रेनबो पार्ट 2 है। अब ये किस क्लास का बुक है? क्लास 12th का बुक है। क्लास 12th का बुक है। अब जब कोई भी बुक आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको कंटेंट्स दिया रहता है। क्या दिया रहता है? कंटेंट्स दिया रहता है। अच्छा, एक कंटेंट्स में आपको प्रोज पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? प्रोज। और दूसरे कंटेंट्स में आपको पोएट्री पढ़ना होता है। तो जो ये बुक है, ये कोई भी बुक है, ये जरूरी नहीं है कि क्लास 12th की बुक है। आप किसी भी क्लास का, जैसे 9th का या 10th का या 11th का या 12th का कोई भी बुक पढ़ेंगे ना, तो इसमें दो चीज़ आपको दिया हुआ है। एक प्रोज सेक्शन दिया हुआ है और एक पोएट्री सेक्शन दिया है। एक सेक्शन दिया है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोज। और एक सेक्शन होता है जिसको हम लोग पोएट्री कहते हैं। अच्छा, पोएट्री आप लोग कम नाम सुने होंगे, आप लोग पोएम्स का नाम सुने होंगे। किसका? पोएम्स का। तब पोएम्स का ही दूसरा नाम पोएट्री होता है। पोएम्स का दूसरा नाम क्या होता है? पोएट्री। तो किसी भी किताब में एक आपको पढ़ना होता है जिसे आप गद्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं? गद्यांश। और दूसरा होता है पद्यांश। क्या होता है? पद्यांश। पद्यांश का सीधा सीधा अर्थ है क्या? कविता। तो इस किताब में आपको दो चीज पढ़ना है। एक तो आपको पढ़ना है गद्यांश, जिसको आप क्या कहते हैं? प्रोज कहते हैं। और एक आपको पढ़ना है पद्यांश। क्या पढ़ना है? पद्यांश, जिसको आप क्या कहते हैं? पोएट्री। तो कोई भी किताब कितने भागों में बटा होता है बताइए? बुक्स कितने भागों में बटा होता है? दो। सेक्शन ए में आपको पढ़ना होता है प्रोज के बारे में और सेक्शन बी में पढ़ना होता है पोएट्री के बारे में। पोएट्री का मतलब क्या होता है? पोएम्स। क्या होता है? पोएम्स होता है। अच्छा, कुछ इसमें एडिशनल भी चैप्टर्स आपको दिया रहता है, अतिरिक्त, जो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होता है, जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। वो आप देखिएगा ना, हर एक बुक में लास्ट में लिखा रहता है रीड, थिंक एंड एंजॉय। लिखा रहता है ना, रीड, थिंक एंड एंजॉय जो है वो एक्स्ट्रा पार्ट होता है किसी भी बुक का। वो कभी भी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होता है, मतलब वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आपको बुक समझ में आ गया कि किसी भी बुक में आपको दो ही चीज़ पढ़ना होता है, प्रोज और क्या? पोएट्री पढ़ना होता है। लेकिन जो दूसरा सेक्शन होता है, जो दूसरा, जैसे दो पार्ट होता है इंग्लिश का, कितना पार्ट? दो। एक पार्ट को कहते हैं ट्रेडिशनल इंग्लिश। क्या कहते हैं बाबू? ट्रेडिशनल इंग्लिश। क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल इंग्लिश। ट्रेडिशनल इंग्लिश में आपको किसका अध्ययन करना होता है बाबू? बुक्स का। और कोई भी बुक्स कितने भागों में बटा होता है? दो। सेक्शन ए में आपको क्या पढ़ना होता है? प्रोज। प्रोज में क्या क्या आएगा? जैसे आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कोई कहानी पढ़ रहा है तो कहानी को क्या बोलेंगे? स्टोरी। कोई भाषण है आपकी किताब में, जैसे भाषण रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? स्पीच। तो जितने भी स्पीच और स्टोरी होते हैं, या कोई मान लीजिए ड्रामा होता है, नाटक होता है, समझ रहे हैं ना, तो उन चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोज कहते हैं। और जो कविता होती है हमारे बुक्स में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोएट्री कहते हैं। और पोएट्री जो पढ़ना है उस सेक्शन का नाम क्या होता है? उस सेक्शन का नाम होता है, ये तो प्रोज हो गया और ये क्या हो गया? पोएट्री। इसमें आपको पोएम्स का अध्ययन करना होता है। अब दूसरा जो भाग होता है ना, यहाँ पे ध्यान देंगे, दूसरा जो भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल इंग्लिश। क्या कहते हैं बाबू?
ट्रेडिशनल इंग्लिश। ट्रेडिशनल इंग्लिश में बेसिकली हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं बाबू? लैंग्वेज के बारे में। अच्छा बताइए, लैंग्वेज को हिंदी में क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। लैंग्वेज को हिंदी में क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। आप देखते हैं कि कोई भी भाषा अगर आपको बोलना हो, कोई भी भाषा आपको बोलना हो तो उसमें आपको दो चीज़ आना चाहिए। पहला आपको ट्रांसलेशन बनाने आना चाहिए। पहला आपको क्या आना चाहिए बाबू? ट्रांसलेशन बनाने आना चाहिए। और दूसरा आपको ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। किसका नॉलेज होना चाहिए बाबू? ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। ट्रांसलेशन और ग्रामर के द्वारा ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू? स्पोकन करते हैं। तो स्पोकन में सबसे पहले आपको क्या बनाने आना चाहिए? सेंटेंस बनाने आना चाहिए, मतलब ट्रांसलेशन आना चाहिए। दूसरा क्या आना चाहिए बाबू? ग्रामर। क्योंकि ग्रामर किसी भी भाषा को क्या करता है? शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना सिखाता है। तो जिसे हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना आता है वही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। वही व्याकरण कहलाता है। अब यहाँ पे समझिएगा कि जैसे अगर आपको कोई भाषा बोलना है तो भाषा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका वर्ड मीनिंग। क्या है बाबू? वर्ड मीनिंग। जैसे आपको कोई भी भाषा बोलना हो, चाहे हिंदी हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे चाइनीज हो, कोई भी भाषा आपको बोलना हो, हर एक भाषा को बोलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उससे रिलेटेड आपको वर्ड मीनिंग आना चाहिए। और इसी से सबसे ज़्यादा हम लोग भगते हैं। वर्ड मीनिंग याद करने के नाम पे हम लोग बहुत ज़्यादा भगते हैं। बचपन में जब हम लोग छोटे क्लास में थे तो उसमें वर्ड मीनिंग हम लोग ज़्यादा याद करते थे। 10, 15, 20 डेली याद कर लेते थे। लेकिन अभी इधर 2-4 साल में आप देखिएगा कि कभी ऐसा आप नहीं किए होंगे कि ले करके और सुबह सुबह रट्टा मार रहे होंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। तो बचपन का जो वर्ड मीनिंग है वही हम लोग के पास जो है ना स्टॉक बन के रह जाता है। बाकी हम लोग याद नहीं कर पाते। किसी भी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए, अपना इम्प्रेशन बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसका वोकैब। क्या होता है? वोकैब, जिसको आप डिक्शनरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बाबू? डिक्शनरी। अच्छा, डिक्शनरी को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? शब्दकोश। अगर आपके पास जितना ही ज़्यादा शब्दकोश होगा आपकी भाषा उतना ही प्रभावशाली होगी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो सबसे ज़्यादा अगर देखिए किसी भी व्यक्ति पर अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो आपका वर्ड होता है, जिस वर्ड का आप यूज करते हैं। बात समझ रहे हैं ना? किसी भी देश पर अपना प्रभाव जमाना है, किसी व्यक्ति पे अपना प्रभाव जमाना है तो आपके जो शब्द होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए। तो जितना अच्छा शब्द आप सीखेंगे किसी भी भाषा में, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, उतना ही ज़्यादा आपका इम्प्रेशन बनेगा किसी भी व्यक्ति पे। अब यहाँ पे समझिए, भाषा को बोलने के लिए दो चीज़ चाहिए। एक तो वर्ड मीनिंग चाहिए और दूसरा क्या चाहिए बाबू? ग्रामर चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? ग्रामर। ग्रामर को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? व्याकरण कहते हैं। और डिक्शनरी को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्दकोश कहते हैं। इन दो चीज़ों से आपका क्या बना हुआ है? लैंग्वेज। इन दो चीज़ों से क्या बना है बाबू? लैंग्वेज बना है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें, किसकी बात करें बाबू? लैंग्वेज। तो लैंग्वेज मीन्स क्या होता है? भाषा। याद रखिएगा, आपको बताया जाता है कि जब हिंदी व्याकरण आप पढ़ेंगे ना तो उसमें बताया जाता है कि जो भाषा है ना इसकी उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुआ है। किस शब्द से हुआ है? संस्कृत शब्द से हुआ है। भाषा का उत्पत्ति जो है एक धातु है जिसका नाम है भास। क्या है? भास। इसका अर्थ होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। तो याद रखिएगा, भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है वो भास धातु से हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना होता है। भाषा में हम लोग क्या करते हैं? अपनी भावनाओं को किसी से व्यक्त करते हैं। तो भावनाओं को क्या करते हैं? भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो भावनाओं की अभिव्यक्ति की जो माध्यम होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा संचार की ऐसी माध्यम होती है जिससे मनुष्य अपनी भावनाओं और इच्छाओं को किसी से क्या करता है? व्यक्त करता है। तो भाषा जो है ना, कोई भी भाषा हो, इसको बनाने के लिए दो चीज़ चाहिए। एक तो आपको व्याकरण चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? शब्दकोश। अच्छा, व्याकरण को इंग्लिश में क्या कहेंगे बाबू? ग्रामर। और शब्दकोश को इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिक्शनरी। अगर आपके पास डिक्शनरी है, क्या है? डिक्शनरी है। अगर आपके पास वोकैब है, क्या है बाबू? वोकैब। अच्छा, वोकैब और डिक्शनरी दोनों एक ही चीज़ होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जिसको आप कहते हैं शब्दकोश। तो एक तो होता है सबसे पहले कि देखिए, जब आपके पास शब्द होगा तभी आप भाषा बोलेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपके पास शब्द है लेकिन व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो आपकी भाषा में शुद्धता नहीं होगी। तो शुद्ध पढ़ना, शुद्ध
बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना, यही क्या जिससे आता है वही क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण की परिभाषा क्या होती है, जिससे हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना आता है वही व्याकरण कहलाता है। अब यहाँ पे इसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन ऑफ क्या दिया है, ग्रामर दिया, डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। अच्छा, ग्रामर का कहीं स्पेलिंग हम लोग GRAMMAR लिखते हैं, कहीं पे GRAMMER लिखते हैं, तो MER क्या होता है बाबू, गलत होता है, याद रखिए MER क्या है, गलत है। सही क्या होता है, GRAMMAR। ग्रामर का सही स्पेलिंग होता है GRAMMAR, और GREMMER लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ग्रामर को हिंदी में क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। अब ये देखिए कह रहा है कि व्याकरण की परिभाषा क्या है, तो ग्रामर इज दैट ब्रांच ऑफ एजुकेशन बाय विच वी लर्न हाउ टू रीड राइट एंड स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली, जिससे हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना आता है वही व्याकरण कहलाता है। तो इसका यहाँ डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि ग्रामर इज दैट ब्रांच ऑफ एजुकेशन बाय विच वी लर्न हाउ टू, देखिए रीड मतलब पढ़ना, राइट मतलब लिखना, और एंड मतलब और, स्पीक मतलब क्या, बोलना। किसी भी भाषा, जो भाषा को हम लोग सीखते हैं शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना, वही क्या कहलाता है, ग्रामर कहलाता है। यहाँ पे इसका हिंदी आप देख सकते हैं कि व्याकरण शिक्षा की वह शाखा है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना तथा बोलना सीखते हैं। आप इसको आसानी से बोल सकते हैं कि जिससे हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना आता है वही व्याकरण कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? भाषा को बोलने के लिए किन किन दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, पहला व्याकरण और दूसरा क्या, शब्दकोश। आप याद रखेंगे इसका इम्पोर्टेंस जो है ना, आप अभी भी है और जब तक आप रहेंगे तब तक रहेगा। बात समझ रहे हैं ना? मैक्सिमम लॉट्स ऑफ पीपल फेलियर इन देयर लाइफ, द रीजन बिहाइंड इट इज लैंग्वेज। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग अपने जीवन में जो असफल हैं, उस असफलता के पीछे एक ही कारण है, और वो कारण है कि उनके पास भाषा का ज्ञान नहीं है। जब आप क्या करते हैं कि मैथ साइंस में अपना टाइम बहुत दे देते हैं, लेकिन आपके पास लैंग्वेज नहीं होता है, और जब कहीं इंटरव्यू होती है और वहाँ पे आपसे मॉक टेस्ट होता है, आपसे कुछ पूछा जाता है मौखिक रूप से, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम बोले तो किस भाषा में बोले। बेसिकली अगर आप बिहार के रहने वाले हैं या उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग भोजपुरी में बात करते हैं, और जब आपको कहीं पे जॉब लेना होता है तो वहाँ भोजपुरी की कोई वैल्यू नहीं होती है। फिर वहाँ पे जा कर के आप क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज हो जाते हैं। सामने वाला जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है, वह व्यक्ति काफ़ी स्किलफुल है। स्किलफुल का मतलब कि वह व्यक्ति, उसके पास हर तरह का कम्युनिकेशन स्किल है, और आपके पास बिल्कुल नहीं है। फिर आपका मैथ्स और साइंस क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो लाइफ में जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए मैथ्स और साइंस है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको लैंग्वेज सीखना। क्या सीखना, लैंग्वेज। देखिए, आपका एक लैंग्वेज कोई बेहतर होना चाहिए, चाहे आपका हिंदी बेहतर हो, चाहे आपका इंग्लिश बेहतर हो। जब कोई व्यक्ति IAS का एग्जाम का तैयारी करता है, UPSC का तैयारी करता है, तो उसमें एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करना पड़ता है। एक लैंग्वेज को क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। या तो आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी होते हैं, या तो आप इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी होते हैं। अच्छा, हिंदी बोलना अलग बात है, और हिंदी साहित्य को पढ़ना अलग बात है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी बोल लेते हैं तो आप हिंदी के प्रकांड विद्वान हो गए, ऐसा नहीं है। आपको उसका तैयारी करना पड़ेगा, उससे संबंधित जो भाषा का ज्ञान है वो आपके पास होना चाहिए, साहित्य का ज्ञान होना चाहिए। तब वहाँ पे केवल 300 नंबर का केवल आपको पेपर एक लैंग्वेज का हो जाता है। अगर आप उसमें पारंगत हैं, अगर आप उसमें दक्ष हैं, तो आपकी सिलेक्शन होती है, और नहीं दक्ष होते हैं तो आपका मैथ साइंस खत्म हो जाता है, किसी काम के आप नहीं रह जाते हैं। तो आप इसके बारे में जानिए कि आगे चल करके इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे समझेंगे बाबू। अब अगर हम व्याकरण की बात करें, ग्रामर की बात करें, तो ग्रामर के भी तो भेद होते हैं। क्या होते हैं, भेद। अच्छा, भेद या प्रकार को अंग्रेजी में टाइप्स या काइंड्स कहा जाता है। टाइप्स या काइंड्स का मतलब क्या होता है बाबू? टाइप्स और काइंड्स का मतलब होता है भेद या प्रकार। टाइप्स और काइंड्स का मतलब क्या होता है, बताइए? टाइप्स और काइंड्स का मतलब होता है भेद या प्रकार। अगर हम भेद या प्रकार की बात करें तो व्याकरण के कितने भेद होते हैं बाबू? ग्रामर के कितने भेद होते हैं? 5।
कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। और ये 5 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ऑर्थोग्राफी। क्या होता है बाबू? ऑर्थोग्राफी। दूसरा होता है इटिमोलॉजी। क्या होता है? इटिमोलॉजी। तीसरा होता है सिंटैक्स। क्या होता है? सिंटैक्स। चौथा होता है पंचुएशन। क्या होता है? पंचुएशन। और पांचवा होता है प्रोसोडी। पांचवा क्या होता है? प्रोसोडी। तो कितने पार्ट हो गए इसके? 5। कौन कौन? ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंचुएशन और प्रोसोडी। ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंचुएशन और प्रोसोडी। अगर हम बात करें ऑर्थोग्राफी के, किसकी बात करें बाबू? ऑर्थोग्राफी। तो ऑर्थोग्राफी का हिंदी क्या होता है बाबू? वर्ण विचार। क्या होता है? वर्ण विचार। अच्छा, इटिमोलॉजी का हिंदी क्या होता है? शब्द विचार। क्या होता है? शब्द विचार। अच्छा बताइए, सिंटैक्स का हिंदी बाबू? वाक्य विचार। पंचुएशन का हिंदी चिन्ह विचार। और प्रोसोडी का हिंदी छंद विचार। तो इस प्रकार से व्याकरण के कितने भाग हो गए? 5 भाग हो गया। कौन कौन सा बाबू? ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंचुएशन और प्रोसोडी। हर एक पार्ट में आपको अलग अलग टॉपिक के बारे में जानना है। जैसे अगर हम पार्ट 1 की बात करें, ऑर्थोग्राफी की बात करें, तो ऑर्थोग्राफी में आपको जानना है बाबू लेटर्स के बारे में। किसके बारे में? लेटर्स के बारे में। आप जानते हैं कि ए से लेकर और जेड तक कुल कितने लेटर्स होते हैं? 26। इन 26 लेटर का जो पार्ट, 26 लेटर का जो ग्रुप होता है, 26 लेटर का जो क्या होता है? ग्रुप होता है, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? अल्फाबेट। ए ग्रुप ऑफ 26 लेटर फ्रॉम ए टू जेड इन इंग्लिश ग्रामर इज कॉल्ड अल्फाबेट। अंग्रेजी में ए से लेकर जेड तक 26 अक्षरों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। हिंदी व्याकरण में आप जानते हैं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या 52 होती है। हिंदी व्याकरण में 52 अक्षर होते हैं, जबकि इंग्लिश ग्रामर में अक्षरों की संख्या कितना होता है? 26 होता है। यानी इसका आधा हो जाता है। हिंदी का आधा लेटर आपको मिलता है किस में? इंग्लिश में। इंग्लिश में मात्र आपको 26 ही लेटर जानना होता है, जबकि हिंदी में आपको 52 लेटर जानना होता है। इसलिए इंग्लिश से ज़्यादा कठिन भाषा हिंदी को माना जाता है। इंग्लिश से ज़्यादा कठिन भाषा किसको माना जाता है? हिंदी। लेकिन हमारे लिए हिंदी आसान है, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। कौन सी भाषा है? मातृभाषा है। कौन सी भाषा है? मातृभाषा। मदर टोंग है, जिससे हम लोगों को हिंदी बहुत ही आसान लगता है। और चूंकि इंग्लिश जो है ये एक क्या है? इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए यह हम लोगों के लिए क्या लगता है? कठिन लगता है। अब यहाँ पे समझिए, ई से लेकर जेड तक 26 अक्षरों के समूह को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट में बेसिकली आपको लेटर का अध्ययन करना होता है। तो लेटर किसे कहते हैं? लेटर को हिंदी में अक्षर कहते हैं। अच्छा देखिए, लेटर सबसे स्टार्टिंग टॉपिक होता है आपके इंग्लिश ग्रामर का। और यही लेटर जब आप पूरा चैप्टर पढ़ जाइएगा, तो इस लेटर का अर्थ जब लास्ट में पढ़िएगा, लास्ट चैप्टर, तो उसका अर्थ हो जाता है पत्र। क्या हो जाता है? पत्र। अच्छा, पत्र जो होता है उस लेटर का भी स्पेलिंग यही होता है, LETTER। अक्षर या वर्ण जो होता है उस लेटर का भी इंग्लिश LETTER होता है। तो अभी आप स्टार्टिंग में जो पढ़ रहे हैं लेटर, वो वर्ण और अक्षर के सेंस में पढ़ रहे हैं। और जब लास्ट में पढ़ेंगे इसी लेटर को, तो लेटर 2 प्रकार के हो जाते हैं। कितने प्रकार के? हालांकि यहाँ भी लेटर आपको 2 ही प्रकार का मिलता है, वोवेल और कॉन्सोनेंट। एक अतिरिक्त लेटर में आपको जो है सेमी वोवेल्स मिल जाता है। लेकिन जब आप लेटर का मीनिंग पत्र निकालेंगे, तो वहाँ पे लेटर 2 तरह का होता है। एक फॉर्मल लेटर होता है और एक इनफॉर्मल लेटर होता है। एक को कहते हैं औपचारिक पत्र, एक को कहते हैं अनौपचारिक पत्र। समझ रहे हैं ना? तो वहाँ पे हम आपको लेटर बताएंगे कि लेटर कैसे लिखा जाता है। समझ रहे हैं ना? कि जैसे आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसका क्या फॉर्मेट होता है, इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसमें क्या फॉर्मेट होता है। उसमें आपको जानना होता है द हेडिंग क्या होता है, द सैल्यूटेशंस क्या होता है, द बॉडी ऑफ द लेटर क्या होता है, एंडिंग पार्ट क्या होता है। समझ रहे हैं ना? सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है। ये सारा चीज़ आपको पढ़ना होता है लेटर में। बात समझ रहे हैं ना? वहाँ पे आपको प्रिंसिपल के पास लेटर, या माता पिता के पेरेंट्स के पास लेटर, या दोस्त के पास लेटर लिखना आपको सिखाया जाएगा। अभी चूंकि स्टार्टिंग क्लास है, इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि लेटर जो होता है वो कितने टाइप का होता है। 3 तरह का होता है। एक तो वोवेल होता है, दूसरा सेमी वोवेल और तीसरा कॉन्सोनेंट। इन सब के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे हम ग्रामर का फर्स्ट पार्ट क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफ। अब हमारा दूसरा जो पार्ट है इसका नाम क्या है?
इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द विचार। इसमें हम शब्द और इसके भेद का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ड्स, और इसके भेद को इंग्लिश में कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन आपको हम बताए थे कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस, इस ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में 8 तरह के वर्ड्स होते हैं बाबू, नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक। कहाँ से कहाँ तक? नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक। कुल कितने वर्ड्स होते हैं बाबू? 8 तरह के वर्ड्स होते हैं। ये जो 8 वर्ड्स होते हैं ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अनुसार होते हैं। किसके अनुसार? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, पुराने व्याकरण के अनुसार। लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन में जो वर्ड्स हैं उनको सबसे पहले 2 भागों में बांटा गया, एक फॉर्म क्लासेस और एक स्ट्रक्चर वर्ड्स। फॉर्म क्लासेस में 4 तरह के वर्ड्स आते हैं, जिसमें नाउन आता है, ठीक है, एडजेक्टिव आता है, वर्ब आता है, एडवर्ब आता है। ये 4 तरह के वर्ड्स आपके कहलाते हैं फॉर्म क्लासेस। और बाकी 4 इसमें जो बचते हैं वो स्ट्रक्चर वर्ड्स कहलाते हैं। उसका रीजन ये होता है ना कि फॉर्म क्लासेस में ऐसे वर्ड्स को रखा गया है जिसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, कोई एफिक्स आप उसमें जोड़ सकते हैं। तो जिसमें एफिक्स जोड़ा जाता है उस वर्ड्स को हम लोग फॉर्म क्लासेस कहते हैं। और जिसमें एफिक्स नहीं जोड़ा जाता है, जिसमें हम कुछ जोड़ नहीं सकते हैं, जैसे आप सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो SES का प्रयोग करते हैं, V1 से V4 बनाते हैं तो ING का प्रयोग करते हैं, डिग्री चेंज करते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसमें ER और EST का प्रयोग करते हैं। एडवर्ब, जो एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलते हैं तो उसमें LY का प्रयोग करते हैं। जैसे स्लो में LY जोड़ते हैं तो स्लोली बन जाता है, समझ रहे हैं ना। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटी में ब्यूटीफुल में LY जोड़ते हैं तो ब्यूटीफुली बन जाता है। उसी तरह फास्टली हो जाता है, रिसेंटली हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो LY जितने भी वर्ड्स में जुड़ा होता है वो एडजेक्टिव से आपका एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? और जिसमें आप कुछ जोड़ सकते हैं वैसे वर्ड्स को आप कहते हैं फॉर्म क्लासेस, और जिसमें आप कुछ नहीं जोड़ सकते हैं वैसे वर्ड्स को बोलते हैं स्ट्रक्चर वर्ड्स। क्या बोलते हैं बाबू? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर वर्ड्स में 10 तरह के वर्ड्स आते हैं और फॉर्म क्लासेस में 4 तरह के वर्ड्स आते हैं। ये 10 और 4 कितना हो जाता है? 14। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको 14 तरह के वर्ड्स जानना होता है। कितने तरह का? अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका सिंटैक्स। क्या है बाबू? सिंटैक्स। तो इसमें हम लोग लेटर के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें किसके बारे में अध्ययन करेंगे? वर्ड्स के बारे में। अगला जो पार्ट है जिसका नाम क्या है? सिंटैक्स। सिंटैक्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं वाक्य विचार। अच्छा, वाक्य को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं बाबू? सेंटेंस कहते हैं। वाक्य को अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं। वर्ण से आपका शब्द बनता है और शब्द से क्या बनता है? वाक्य। लेटर से आपका वर्ड बनता है, वर्ड से आपका क्या बनता है? सेंटेंस। अब सेंटेंस को जो वाक्य कहते हैं इसका डेफिनेशन होता है कि ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब कि शब्द अथवा शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्द अथवा शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अंग्रेजी में इसको डिफाइन करेंगे तो बोलेंगे ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब सेंटेंस भी कई टाइप के होते हैं बाबू। सेंटेंस के भी कई टाइप होते हैं, जैसे असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी और इम्फैटिक। ये 6 तरह के सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और ऑप्टेटिव। ये सब सेंटेंस के क्या होते हैं? भेद होते हैं। अब देखिएगा जो अगला हमारा भाग होता है वो होता है, इसमें मार्क या सिंबल के बारे में अध्ययन करते हैं। इसका नाम होता है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन को हिंदी में चिन्ह विचार कहते हैं। जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसके अंत में आप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बाबू? चिन्ह। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई सेंटेंस लिखा कि डू यू नो, और यहाँ पे लिखे क्या? अबाउट, और यहाँ पे क्या लिखे? मी। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया जाए। कितना ऑप्शन दिया जाए? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए में दिया हो, जैसे पहला ऑप्शन आपको दिया हो कि इसमें फुल स्टॉप लगेगा, दूसरा ऑप्शन दिया हो कि इसमें एक्सक्लामेशन मार्क लगेगा, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन दिया हो कि इसमें जो है क्वेश्चन मार्क लगेगा, और चौथा ऑप्शन दिया हो कि कौनो नहीं लगेगा, नॉन, कौनो नहीं लगेगा। बताइए आप किस ऑप्शन को टिक करेंगे? डू यू नो में हिंदी क्या होगा? क्या आप मुझे जानते हैं? क्या आप मुझे जानते हैं? बताइए, क्या आप मुझे जानते हैं?
लास्ट में क्या लगा है? तो ये क्वेश्चन मार्क केवल हिंदी में ही नहीं लगेगा, ये इंग्लिश में भी लगेगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप यही लिखिएगा है कि वाट कहेंगे, बोले वाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, है व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। अब एक बात समझिए बाबू, अगर ऑप्शन ए में आपको दिया कि इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा, बी में आपको दिया फुल स्टॉप लगेगा, सी में ऑप्शन दिया आपको एक्सक्लामेशन मार्क लगेगा और डी में कौनो नहीं लगेगा, है अगर आपको इसमें बताना हो तब क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, इसमें कौन सा पंक्चुएशन लगेगा बताइए? ऑप्शन क्या? ऑप्शन सी, माने सी सी, समझ रहे हैं ना? सी सी लगेगा, इसमें क्या लगेगा? सी सी लगेगा, इसमें भी एक्सक्लामेशन मार्क लगेगा। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन अगर आप इसी सेंटेंस को लिखिएगा व्हाट इज योर नेम, है व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? तो जब क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्या लगेगा? लेकिन यहाँ पे कह रहा है व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, वह कितनी खूबसूरत लड़की है, यानी कि वह बहुत ही खूबसूरत लड़की है। इस वाक्य को हम लोग कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या कहते हैं? एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ऑलवेज एंड्स बाय ए साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, और प्रत्येक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का प्रयोग किया जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि व्हाट से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है बाबू? व्हाट से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो दोनों में क्वेश्चन मार्क लगेगा या दोनों में एक्सक्लामेशन मार्क लगेगा। क्वेश्चन मार्क भी लग सकता है, एक्सक्लामेशन मार्क भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो प्रश्न का बोध होगा, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा तो एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ ह्यूमनकाइंड एज जॉय, सॉरो, रिग्रेट, हेट्रेड, कंटेंट एंड सो ऑन। तो इसमें क्या होता है कि जिससे खुशी का, गम का, आश्चर्य का बोध होता है, उस सेंटेंस का नाम होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या नाम होता है बाबू? क्या नाम होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तब देखिए असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ध्यान से सुनिए। असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एम्फैटिक सेंटेंस, तीन सेंटेंस में फुल स्टॉप लगता है। तीन सेंटेंस में क्या लगता है? फुल स्टॉप। किस किस सेंटेंस में? असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एम्फैटिक सेंटेंस। तीन सेंटेंस में क्या लगता है? फुल स्टॉप। तो बचा कितना और आपका? तीन सेंटेंस बचा। टोटल सेंटेंस होता है 6, तो 6 सेंटेंस में 3 में तो फुल स्टॉप लगता है। कौन कौन में? असर्टिव में, इंपरेटिव में और एम्फैटिक में। अब आपका बचा कितना? 3। 3 में जो इंट्रोगेटिव होता है उसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, चाहे वो यस नो सेंटेंस हो या WH कम। आपको देगा एग्जाम में क्वेश्चन कि बताइए इसके अंत में कौन सा पंक्चुएशन लगेगा, आपको दे देता है बनाने के लिए। तो याद रखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगता है, यानी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। बात समझ रहे हैं? और जो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बचा और ऑप्टेटिव सेंटेंस बचा, 2 सेंटेंस में आपका एक्सक्लामेशन मार्क लगता है। एक ऑप्टेटिव सेंटेंस में, किस सेंटेंस में? ऑप्टेटिव सेंटेंस। अच्छा, ऑप्टेटिव सेंटेंस आपका मे से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है? मे से। जैसे अगर आप कहेंगे कि मे गॉड ब्लेस यू, है बाबू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, और एक सेंटेंस दिया हो मे आई कम इन सर। क्या दिया हो? मे आई कम इन सर। अब यहाँ पे देखिए बाबू, दोनों सेंटेंस में से शुरू हुआ है, लेकिन दोनों सेंटेंस में न तो क्वेश्चन मार्क लग सकता है और दोनों सेंटेंस में न तो एक्सक्लामेशन मार्क लग सकता है। एक में लगेगा क्वेश्चन मार्क, एक में लगेगा एक्सक्लामेशन मार्क। मान लीजिए कि हमने ऑप्शन ए में आपको दिया कि इसमें एक्सक्लामेशन मार्क लगेगा, बी में क्वेश्चन मार्क लगेगा, सी में हमने आपको दिया कि फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है, और डी में हमने दिया कि कोनो नहीं लगेगा। यहाँ पे सेम ऑप्शन ए में वही हो, एक्सक्लामेशन हो, बी में आपका क्वेश्चन मार्क हो, सी में आपका फुल स्टॉप हो और डी में आपका नॉन हो।
तो इस केस में आप क्या करेंगे बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए, ऊपर वाले में ए और नीचे वाले में बी और नहीं है कोई तो सी, नहीं लगेगा। बात रही है, देखिए बाबू, मे गॉड ब्लेस यू में क्या लगेगा? एक्सक्लामेशन। इस सेंटेंस का नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो इस रिश्ते का क्या नाम दूं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और इस रिश्ते का क्या नाम दूं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता? तो इस सेंटेंस का नाम क्या है? इंट्रोगेटिव। क्या नाम है बाबू? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बात समझ में आया कि नहीं? इस सेंटेंस का नाम क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे? जो या तो एक्जुलरी वर्ब से शुरू है बाबू, या तो जो WH वर्ड से शुरू हो, तो उस सेंटेंस का नाम क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, एक्सक्लामेशन मार्क दो सेंटेंस में लगता है, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस में और एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगता है, इम्फैटिक में, इम्परेटिव में और असर्टिव में फुल स्टॉप लगता है। जो 6 का 6 सेंटेंस खत्म हो गया। अब आपका बचा कौन सा सेंटेंस? आपका कौन सा पार्ट बचा? 5वां, जिसका नाम होता है प्रोसोडी। हिंदी में इसको कहते हैं छंद विचार। क्या कहते हैं? व्याकरण के जितने भी हम चैप्टर्स पढ़ते हैं और चैप्टर्स का जो भी नियम होता है, जैसे आप एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं तो कुछ नियम होता है उसमें, नारेशन स्पीच पढ़ते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उसमें नियम होता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जो नियम होता है। तो व्याकरण के तमाम जो हम नियम का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग प्रोसोडी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रोसोडी। तो ये ग्रामर का कौन सा भाग हो जाता है? 5वां। इस प्रकार से ग्रामर के कुल कितने भाग हो जाते हैं? 5 भाग हो जाते हैं। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत है? नहीं। हर्षित सेव कर दो।